हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस पर सिलेक्शन। तो जैसा इसका नाम है कि इसमें जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो कि हम नॉर्मली हम उस चीज़ को टिक कर देते हैं, हाँ सही भी है, उसको उसकी जानकारी रहती है। कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हम इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन होंगे जेई एई लेवल के एग्ज़ाम के लिए होंगे। और अभी जो हमारा स्पेशल फोकस है यूकेपीएससी एई एग्ज़ाम के लिए हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट पिकअप किए हैं बिल्डिंग मटेरियल, तो इसमें हम बिल्डिंग स्टोन के बारे में बात अपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक इनमें से किस चीज़ से मेनली बना होता है, हमारा क्वेश्चन ये है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और कैल्साइट और हैलाइट, ये हमारे ऑप्शन है। मैग्नेटाइट हमारा काहे का आयरन और होता है, हेमेटाइट भी हमारा आयरन होता है और होता है। हैलाइट जो होता है वो एक तरह का NaCl जो सॉल्ट रॉक होता है, वही उसका ही एक टाइप होता है हैलाइट सॉरी। तो इसमें से जो कैल्साइट होता है वो मेनली पाया जाता है किसमें, सेडिमेंट्री रॉक में। तो सेडिमेंट्री रॉक में और क्या क्या पाया जाता है, इसमें हम कह सकते हैं कि क्वार्ट्ज हम बात करें तो SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड, फिर इसके बाद कैल्साइट CaCO3, क्ले और रॉक फ्रेगमेंट्स। तो ये चार चीज़ें मेनली हमारी जो सैंडस्टोन होती है और सॉरी सेडिमेंट्री रॉक होती है उसमें पाई जाती हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, कैल्साइट। कैल्साइट दिखता कैसा है, ये दिखता है, ऐसा दिखता है कैल्साइट। अब हम थोड़ा से अभी स्टोन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा हम देखेंगे कि टाइप ऑफ स्टोन क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 तरह के स्टोन होते हैं नॉर्मली, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है वो इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक से ही बात करें कि इग्नियस रॉक क्या होता है। तो इग्नियस रॉक हम जानते हैं कि जब हमारी अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर जो है का पोर्शन बहुत गर्म है, तो उसमें जो भी मटेरियल है वो क्या है कि एक मेल्टिंग फॉर्म में रहता है और उसके ऊपर की जो हम जहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं तो ये एक थोड़ी सी मोटी लेयर होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट उसी पे फ्लोट करती रहती है। अब जब भी कहीं पे अगर वीक पोर्शन मिल जाता है क्रस्ट का, तो वहाँ से वो जो मेल्टिंग वाला पोर्शन है वो क्या करेगा, ऊपर आने की कोशिश करता है। अगर कहीं पे वीक पोर्शन मिल गया तो ये मेल्टिंग वाला पोर्शन ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब ऊपर आता है तो ये फिर कूल भी होगा, ठंडा होकर जब ये जम जाता है तो इसी को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। अगर ऊपर आके जमा तो उसे हम एक्सट्रूजिव रॉक इग्नियस रॉक बोलते हैं। अगर अंदर ही किसी लेयर में जम गया तो उसको हम कहेंगे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि जब हमारे पार्टिकल आके एक जगह पे बैठते रहें, फिर एक लेयर, दूसरी लेयर उसके ऊपर आ गई, फिर तीसरी लेयर उसके ऊपर आ गई, और ये एक टाइम ड्यूरेशन में क्या होगा कि सेट हो जाते हैं। सीमेंटिंग कुछ मटेरियल आता है जिसके थ्रू ये सेट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक के अगर एग्जांपल हम बात करें तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल होते हैं। फिर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो या तो सेडिमेंट्री रॉक से या तो फिर इग्नियस रॉक से मिलकर बनी होती है। सेडिमेंट्री रॉक पे अगर ऊपर बहुत वेटेड कुछ पोर्शन आ जाता है, मान लिया कि सैंड ही है या फिर अर्थ का कुछ पोर्शन आ जाए बह के, तब क्या होगा, इस वाले पोर्शन में क्या होगा कि एक प्रेशर अप्लाई होता है और या फिर हीट अप्लाई हो जाए, और ये चीज़ें बहुत टाइम के लिए उस पर बनी रहे।
तब क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो जैसे सैंड स्टोन है वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से अगर हम बात करें कि हाँ, इसमें से एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि हमने कहा था लाइम स्टोन कैसा है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो लाइम स्टोन काहे में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा मार्बल है। तो हमने देखा कि लाइम स्टोन काहे में कन्वर्ट हो गया, मार्बल में। फिर अगर हम बात करें कि इग्नियस रॉक में अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्रेनाइट का है का एग्जांपल है इग्नियस रॉक का। तो ग्रेनाइट जो कन्वर्ट होता है, ग्रेनाइट कन्वर्ट होके काहे में बदल जाता है, ग्नीस में। ये हमारा जो ग्नीस दिख रहा है ये ग्रेनाइट का ही कन्वर्टेड रूप है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सेडिमेंट्री रॉक की बात करें कि सेल कन्वर्ट हो जाता है काहे में, स्लेट में, मेटामॉर्फिक के केस में। तो हमने देखा कि जो मेटामॉर्फिक है वो कोई अलग से रॉक नहीं होती है, ये या तो इग्नियस रॉक या तो फिर सेडिमेंट्री रॉक ही कन्वर्ट होके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिंग एंड अब्रेशन टेस्ट। अब्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करके क्या निकलना चाहते हैं। तो अब्रेशन टेस्ट में हमने देखा कि एक हमारे पास ड्रम टाइप में एक रोटेटिंग सिलेंडर होता है, ड्रम होता है, जिसमें हम एग्रीगेट को फिल करते हैं, उसमें हम चार्ज डालते हैं, फिर उसको हम रोटेट कराते हैं। अब रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि एग्रीगेट और दूसरा एग्रीगेट एक दूसरे से रब करेगा उसका सरफेस, और जो चार्ज होता है वो भी उस एग्रीगेट के साथ रब करेगा। तो उसका जो सरफेस होता है वो रबिंग के साथ थोड़ा सा इरोड होता है। रबिंग के साथ मान लिया ये एग्रीगेट है तो इसके जो सरफेस होंगे वो क्या होंगे, इरोड होंगे, थोड़ा से टूट के बाहर जाएंगे, टूट के निकलेंगे। अगर ये हार्ड होगा तब ये जो इसका सरफेस है वो कम इरोड होगा, कम टूटेगा उसका। अगर हार्ड नहीं होगा तो फिर ज़्यादा टूटेगा। तो हमने इनडायरेक्टली क्या यहाँ पे देखा कि अगर हार्डनेस अच्छी है तो सरफेस कम टूटेगा, उसका जो अब्रेशन वैल्यू होगी उसको कम निकल के आएगी। अगर सर हार्ड कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा टूटेगा और उसकी जो अब्रेशन वैल्यू होगी वो ज़्यादा निकल के आएगी। तो बेसिकली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हार्डनेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसा होता है हमारा लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट का जो इक्विपमेंट होता है, कैसे काम करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास ड्रम टाइप में एक कंटेनर है जिसकी जो लेंथ होती है 500 होती है, डाया 700 होता है, 700 mm होता है। अब इसमें जो चार्ज डालते हैं वो क्या होता है कि स्टील के गोले होते हैं, उनके नंबर्स होते हैं 11 है, 11 चार्ज पड़ता है इसमें। फिर उसके बाद हम इसको रोटेट कराते हैं 30 to 33 RPM पे हम रोटेट कराते हैं। कितना इसको रोटेशन देते हैं वो हम डिसाइड करते हैं ग्रेड ऑफ एग्रीगेट पे। नॉर्मली हम 500 रोटेशंस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं अब्रेशन वैल्यू। अब यहाँ से कैसे हम अब्रेशन वैल्यू फाइंड करेंगे कि मान लिया इनिशियल जो वेट है वो 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम। ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा हम मटेरियल लेंगे, बस फॉर एग्जांपल 100 ग्राम या 1000 ग्राम ले लो, ठीक है। अभी क्या होगा कि जब हम इसको रोटेट कराएं तो पार्टिकल्स जो थे वो टूट के थोड़ा छोटे हुए। फिर हम इसको एक सीव के थ्रू पास कराएंगे। जब सीव के थ्रू पास कराएंगे तो जो बचा हुआ ऊपर पार्टिकल है उसका वेट हम लेंगे। मान लिया उसका वेट निकल के आया 800, तो इसमें वेट में रिडक्शन कितना हुआ, जो टूट के पार्टिकल छोटे हो गए वो कितना हुआ 200। तो हम यहाँ बात करेंगे 200 डिवाइड बाय 1000। अगर इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 0 यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 20%, ठीक, 20%। तो अब्रेशन वैल्यू हमारी कितनी है, निकल के आ गई, अब्रेशन वैल्यू 20% निकल के आ गई। तो इस तरह से हम लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन। रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन के लिए कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। तो हमने देखा कि रेट ऑफ जो एब्रेशन टेस्ट होता है
वो क्या कर रहा है, एक तरह से वियर ही हो रहा है उसका, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसको हम अट्रीशन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें भी हम एग्रीगेट उसमें इक्विपमेंट डाल के उसको रोटेट कराते हैं इक्विपमेंट को, और उसके बाद हम 1.5 mm से उसको पास कराते हैं मटेरियल को। फिर हम देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसमें देखिए हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं जो कि कुछ एंगल पे इंक्लाइंड उसमें लगे होते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको भी 30 RPM पे घुमाते हैं, कितने, 5 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद इसको जो मटेरियल निकल के आता है उसको 1.5 mm से सीव से पास कराते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो रेट ऑफ अब्रेशन है, वो रेट ऑफ वियर है, वो निकल के आती है। तो ये होता है अट्रीशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं रेट ऑफ वियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, ए सिंपल फील्ड टेस्ट कैरीड आउट टू डिटर्मिनेशन ऑफ डिटोरिएशन ऑफ स्टोन। ठीक है, ऑफ यहाँ भी रहेगा सर, डिटोरिएशन ऑफ स्टोन व्हेन इमर्ज इन वाटर। अगर स्टोन को वाटर में डालते हैं, अगर उसका कुछ डिटोरिएशन हो रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा पार्टिकल है, उसमें कुछ ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं, पार्टिकल हैं जो कि पानी के साथ क्या है, घुलनशील है, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, उस टेस्ट को हम स्मिथ टेस्ट कहेंगे। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक बीकर में कुछ एग्रीगेट हम ले लेंगे, फिर इस बीकर को हम पूरा पानी से भर देंगे। ठीक है, अब इसको करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसको किसी इक्विपमेंट से इसको हम डिस्टर्ब करेंगे, सेक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें कोई ऐसा पार्टिकल है जो पानी के साथ घुलनशील है, तो वो क्या करेगा, इस पानी को गंदा कर देगा। अगर गंदा कर दे रहा तो हम कहेंगे कि हमारा डिटोरिएशन हो रहा है स्टोन का। अगर नहीं गंदा कर रहा, क्लीन वाटर है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट है वो एकदम अच्छा है, उसमें कोई भी ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है जो वाटर के साथ घुलनशील हो। ठीक है, तो इसके लिए हम परफॉर्म जो टेस्ट जो है इसको बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द रॉक मास रेटिंग। रॉक मास रेटिंग के बेस पे अगर उसकी वैल्यू RMR की वैल्यू 41 से 60 के बीच में है, तो हम उसको कौन सी रेटिंग देंगे, वेरी पुअर, पुअर, फेयर, गुड या वेरी गुड। तो इसके लिए इसको याद करने के लिए मैं सिंपल बताऊंगा कि RMR और इधर क्लासिफिकेशन कर दें। तो RMR में पहले 100 लिखो, फिर उसके बाद इसको 20 घटा के 80, फिर 80 से 20 घटा के 60, 60 से 20 घटा के 40, 40 से 20 घटा के 20 और बिलो 20। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 1 2 3 4 और 5 कैटेगरी बनती हैं। तो 5 कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे दे भी रखा, तो मतलब वेरी गुड, फिर गुड, फिर उसके बाद फेयर, पुअर और वेरी पुअर। ठीक, ये क्लासिफिकेशन है। तो हमारी रेंज कहाँ है, यहाँ पे 41 to 60। 41 to 60 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो कैसा हो जाएगा हमारा, फेयर। तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रैटिफिकेशन इज वेग आर अननोटिसेबल। मतलब कि ऐसा कौन सा सेडिमेंट्री रॉक होता है जिसमें कि जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो अननोटिसेबल होता है, उसको हम देख के पता नहीं चला पाएंगे कि ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और कोल। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा वो C सही होगा, लाइमस्टोन। कैसे, वो भी हम देख लेते हैं कि सेल हमारा कैसा दिखता है, सैंड स्टोन कैसा दिखता है, लाइमस्टोन कैसा दिखता है, कोल स्टोन कैसा दिखता है। तो ये हमारा सेल है। तो सेल में हम देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है, मतलब ये लेयर अलग है, ये लेयर ऐसे करके अलग है, इसकी ये लेयर अलग है यहाँ से, तो इसमें स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है। ये हमारा हुआ सैंडस्टोन। सैंडस्टोन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि लेयरिंग अलग अलग है, दिख रही है। ये हमारा कोल स्टोन है। क्या है, कोल स्टोन।
इसमें भी अगर हम देखें तो ये लेयरिंग अलग अलग दिख रही है, ये लेयर यहाँ से अलग है, ये किसी लेयर से टूट के अलग हुआ है, निकला हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी लेयरिंग दिख रही है। लेकिन ये जो हमारा लाइम स्टोन है, क्या लाइम स्टोन, इसमें कोई लेयरिंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइम स्टोन होता है उसमें हम स्ट्रैटिफिकेशन नहीं देख सकते हैं, अननोटिसेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर, काहे के लिए स्पेलिंग में हैमर का ऑप्शन दे रखा कि ड्राइविंग द वुडन हैंडेड चीजर, या फिर कार्विंग ऑफ स्टोन, या रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, या ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन। तो अगर हमको स्पेलिंग हैमर का इमेज हमारे दिमाग में आ जाए तो हमको पता चल जाएगा कि ये काहे के लिए यूज होता है। तो देखते हैं कि हमारा स्पेलिंग हैमर कैसे दिखता है। ये है हमारा स्पेलिंग हैमर। अब इस हैमर से आप खुद से बता सकते हैं कि इससे हम कोई बहुत कारीगरी तो कर नहीं सकते, डिज़ाइन तो बना नहीं सकते, फाइन डिज़ाइन तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हम क्वारी से जो फ्रेश स्टोन निकाल रहे हैं उसका बस हम क्या कर सकते हैं कि रफ ड्रेसिंग कर सकते हैं। कैसे कि मान लिया अगर कोई ये स्टोन का टुकड़ा निकाला हमने, ठीक है, ये स्टोन का टुकड़ा हमने कुछ निकाला, अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ये इसी हैमर से चोट दे रहे हैं, यहाँ पे इसी हैमर से चोट दे रहे हैं, फिर इसके बाद इस हैमर से यहाँ पे चोट दिया, ठीक है, ये कर सकते हैं। यहाँ पे चोट दे के ये थोड़ा थोड़ा ये पोर्शन जो इसका है ये टूट तोड़ के निकाल सकते हैं। जो भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं इनको हम रफ ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर द रफ ड्रेसिंग ऑफ अ स्टोन। हमारा ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, तो कौन सा स्टोन होता है जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट कैसा स्टोन होता है, ग्रेनाइट जो है हमारा इग्नियस रॉक होता है। चाक कैसा होता है, चाक हमारा सेडिमेंट्री है, स्लेट हमारा सेडिमेंट्री है, मार्बल हमारा जो है मेटामॉर्फिक है, और ये किससे बना होता है, सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन से बना होता है। तो ये सारे सेडिमेंट्री रॉक के जो स्लेट है सेल से बनी होती है, और सेल क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितना कि ग्रेनाइट में। तो ग्रेनाइट की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ से भी देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो ये हमारा है ग्रेनाइट, ये हमारा चाक है, ये हमारा स्लेट है, और ये हमारा है मार्बल, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ग्रेनाइट है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले सकता है, तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का से बना होता है सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 के ही करीब होती है। तो इसका जो क्वार्ट्ज होता है उसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 ही होती है, ठीक है। तो कुछ और वैल्यू हैं उनको हम देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द कैल्साइट की अगर बात करें तो 2.71 होता है, क्वार्ट्ज 2.65, डोलोमाइट 2.85 to 2.95, सिलीसियस ग्लास 2.21, ग्लास की होगा तो 2.4 to 3.2। ये कुछ रॉक हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बताने की कोशिश की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केमिकली मार्बल इज़ कैसा रॉक है। मार्बल जो है केमिकली कैसा रॉक होता है। तो मार्बल हम जानते हैं काहे से बना होता है, मार्बल बना होता है लाइम स्टोन से। लाइम स्टोन से, लाइम का फॉर्मूला क्या आता है, CaO, कैल्शियम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैसा होता है, कैल्सीरियस रॉक। नेक्स्ट अभी हम बात करें कि टेंडेंसी ऑफ स्टोन इज़ टू स्प्लिट अलोंग। जो हमारा स्टोन होता है वो किसके अलोंग स्प्लिट होता है, तो वो क्या टेक्सचर के अलोंग स्प्लिट होता है, या फिर फ्रैक्चर के अलोंग स्प्लिट होता है, या फिर क्लीवेज के अलोंग, या फिर स्ट्रक्चर के। तो जो भी हमारा स्टोन होता है वो क्लीवेज के अलोंग स्प्लिट होगा, क्लीवेज के अलोंग, ठीक है। तो क्लीवेज को हम देख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे क्लीवेज, यहाँ पे वन डायरेक्शन क्लीवेज है। हम बात कर रहे थे क्लीवेज के बारे में, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लगा रखे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टोन हैं जिसमें कि वन लेयर ही है उसका, ठीक है, वन डायरेक्शन में ही क्लीवेज है। अब अगर इसमें क्या करेंगे, अगर हम स्टोन इसमें किसी हैमर से कुछ फोर्स अगर अप्लाई करें तो ये क्या होगा, ये वाली लेयर टूट के बाहर निकल जाएगी। वैसे ही ये वाली लेयर टूट के बाहर निकल जाएगी, कहाँ से, क्लीवेज के थ्रू।
इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दो है, एक तो ये सरफेस हुआ जो कि टूट के निकला हुआ कहीं से, और दूसरा ये हॉरिजेंटल, ठीक है, ये सरफेस हुआ, तो यहाँ से टूट टूट के निकल सकता है। तो इसमें दो प्लेन हुए, यहाँ पे देखिए एक परपेंडिकुलर एक हॉरिजेंटल प्लेन हो रखा है। फिर यहाँ पे 3 डायरेक्शन में भी टूट के निकल सकता है। तो इस तरह से क्लीवेज के थ्रू जो है हमारा रॉक ब्रेक होगा, ठीक है, ना कि टेक्सचर के थ्रू। या टेक्सचर तो क्या होता है कि किसी रॉक का जो दिखाई देने वाला पार्ट होता है वह टेक्सचर होता है, ठीक। फ्रैक्चर, कुछ ऐसे रॉक होते हैं कि विद इन टाइम वो टूट जाते हैं कई सारे डायरेक्शन में, उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, फाइन ग्रैनुलर है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर। तो लेकिन टूटता किसके थ्रू है, क्लीवेज के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे थिन टैबुलर bodies of magma which essentially penetrates parallel to the bedding planes of foliations or the country rock is known as, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे थिन टेबुलर बॉडीज़ जो होती हैं किसकी, मैग्मा की, जो कि पेनेट्रेट करती हैं पैरेलल टू बेडिंग ऑफ प्लेन्स ऑफ फोलिएशन ऑफ द कंट्री रॉक, ठीक, उनको क्या कहते हैं। तो इसको हम बाय इमेज समझेंगे। यहाँ पे देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे मोल्टन मटेरियल होता है, ये क्या होगा, क्रस्ट के थ्रू पास होगा, जहाँ पे भी वीक पोर्शन मिलेगा वहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा। जब भी ये बाहर जाता है तो क्या कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है, और ये जब निकल के ये बहता है इसको बोलते हैं लावा, ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो कुछ इसके रास्ते में कुछ ऐसे प्लेन मिलते हैं जो वीक होते हैं, अगर हॉरिजेंटली इस तरह से कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हॉरिजेंटली बेडिंग जो प्लेन है उसमें पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिल। अगर यही जो वर्टिकली जो जा रहा है, इसको जो वर्टिकल पोर्शन है, ये वर्टिकल पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ ऐसा फॉर्म हो जा रहा है, कुछ मोटा सा मटेरियल फॉर्म हो जाए, उसको बोलते हैं लेकोलिथ। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि थिन टैबुलर बॉडीज़ कैसा, मैग्मा विच एसेंशियली पेनिट्रेट्स पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स, ये बेडिंग प्लेन के पैरेलल जो ये थिन बॉडीज़ हैं ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, सिल कहते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। फिर पेट्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी किसके साथ किसकी स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी हम कहते हैं ऑरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक, इसकी अगर स्टडी की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। मिनरल की स्टडी को मिनरोलॉजी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ या इनर अर्थ की अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम जियोफिजिक्स आई थिंक, ठीक है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसकी स्टडी को भी हम कहते हैं पेट्रोलियम जियोलॉजी, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रॉक को हम बोलते हैं, इसकी स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें इन मैफिक टाइप ऑफ द इग्नियस रॉक द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इज, जो इग्नियस रॉक होता है उसका एक टाइप होता है मैफिक टाइप, उसमें जो सिलिका का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। तो इसको भी बाय इमेज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें होते हैं 4 टाइप, एक होता है मैफिक, एक होता है अल्ट्रा मैफिक, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है फेल्सिक। अब जैसे जैसे हम कहेंगे कि सिलिका का परसेंटेज अगर बढ़ता जाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें भी देखिए कि थोड़ा से ग्रैनुलर टाइप में पार्टिकल ज़्यादा होते जाएंगे, फाइन मतलब फाइन नहीं रहेगा, ग्रैनुलर सरफेस। जो देखिए अल्ट्रासोनिक में आपका अराउंड 40%, फिर मैफिक में 50%, और इसमें इंटरमीडिएट में आपका 60% और फेल्सिक में आपका 70% सिलिका रहेगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैफिक टाइप में कितना परसेंटेज ऑफ सिलिका रहता है। तो मैफिक टाइप में हम देख सकते हैं कि 50, तो 50 हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 45 to 50, 55 यहाँ पे हमारा 50, तो मैफिक टाइप में 45 to 55 रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मोहर्स स्केल में, अगर हम मोहर्स स्केल के थ्रू अगर हम बात करें, अगर फिंगर नेल से हम स्क्रैच किसी ऐसे पार्टिकल पे, किसी ऐसे सब्सटेंस पे हम
फिंगर के थ्रू स्केच हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसकी जो हार्डनेस होगी वो किस रेंज में लाई करेगी। तो उसकी हम हार्डनेस जानते हैं कि उसमें 1 to लेके कहाँ तक जाती है, 10 तक जाती है। 10 किसकी रहती है, हमारा डायमंड का, तो 1 किसका रहता है, टाल का। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर फिंगर से अगर हमारा फिंगर नेल से अगर स्केच जनरेट हो जा रहा है तो रेंज क्या होगी, 2 to 3। अब उसमें हम तो सजेस्ट करेंगे कि इसके भी वैल्यू सबको मतलब याद रहनी चाहिए कि टाल के लिए 1, जिप्सम के लिए 2, कैल्साइट 3, क्लोराइट 4, एप्टाइट 5, ऑर्थो स्केल 6, क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8, कोरंडम के लिए 9 और डायमंड के लिए 10। तो यहाँ से हम इसको याद करने में भी थोड़ा सा इजी रहता है। टाक हमको पता है कि 1 होगा, डायमंड हम याद करके रखेंगे कि मैक्सिमम 10 होता है। कोरंडम को छोड़ के अगर टोपोज की हम बात करें तो टोपाज इसमें 8 टा आता है टोपाज। फिर उसके बाद ऑर्थो स्केल, ऑर्थो में भी हमें लग रहा है कि जब हम बात करते हैं ये ऑर्थो टाइप में स्ट्रक्चर में 6 वो रहते हैं, तो उसमें भी उसका हो जाता है 6। एप्टाइट 5, P5, फ्लोराइड 4, फ्लोराइड, कैल्साइट का 3, जिप्सम का 2, टैल्क। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली ये याद भी हो जाएगा और आपको एग्जाम में ये हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे द टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द पोअरली वेदरिंग कैल्शियम कार्बोनेट इन द सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में जो वेदरिंग सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी प्रेजेंस को हम कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए हम एसिड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एसिड टेस्ट में क्या होता है कि 5% जो हम एसिड यूज करते हैं वो हमारा HCl भी हो सकता है, और दूसरा एक और होता है उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl। इसमें हम 100 ग्राम ऑफ स्टोन लेते हैं, उसको हम 5% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या HCl के साथ मिक्स करते हैं और उसको 3 दिन के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको चेक करते हैं कितना % इसमें रिडक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एसिड टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर एन एग्रीगेट टू बी कॉल्ड साइक्लोपियन एग्रीगेट। तो एग्रीगेट हमने बात किया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और साइक्लोपियन एग्रीगेट। तो जब हम इसके साइज को हमको ज़रूर से ज़रूर याद होना चाहिए, तो उसके लिए हम आपको बाय टेबल देखते हैं कि फाइन एग्रीगेट जो होगा वो लेस देन 4.75 mm होगा, कोर्स एग्रीगेट 4.75 to 75 mm होगा, और साइक्लोपियन एग्रीगेट जो होगा वो मोर देन 75 mm होगा। तो यहाँ पे साइक्लोपियन एग्रीगेट के लिए कौन सा साइज होगा कि इससे बड़ा 75 mm से बड़ा, 4.75 से 75 mm के बीच का हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट, और फाइन एग्रीगेट जो हमारा होगा लेस देन 4.75 एग्रीगेट। ठीक है, सेल जो होता है वो काहे का एग्जाम्पल है, तो हमने पहले भी बात किया कि सेल इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक तो ठीक है, लेकिन ये किस तरह का रॉक है, रूडासियस, ये एरानासियस या आर्जिलिसियस रॉक या फिर नैनोमैग्मा। तो हमने देखा है कि जो इसका इमेज भी देखी थी सेल की, तो वो कैसा एक तरह से ये क्ले से बना होता है, कैल्सेरियस आर्जिलिसियस रॉक होता है, क्ले से बना होता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 18 क्वेश्चन, और हमने अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चंस लाने की, जो भी हमारे पास सोर्सेस थे उससे बेस्ट क्वेश्चंस लाने की कोशिश किया। और आप भी हमें कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि इसमें इंक्लूड हो सकते हैं तो आप सेंड भी कर सकते हैं, और जो भी सजेशंस हैं वो हमें आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कोर्स या बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू गाइस, इतना हमको देखने के लिए, थैंक यू सो मच।